पर्दे के पीछे एक ऐसा डिप्लोमेटिक खेल चल रहा है ना, जो दुनिया के सबसे अशांत इलाकों में से एक का भविष्य तय कर सकता है। और पता है, ये सब हो कहाँ रहा है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। तो चलिए, इस बेहद जरूरी मीटिंग की गहराइयों में उतरते हैं। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान में हो रही इस सीक्रेट मीटिंग में ऐसा क्या खास है कि उसमें ग्लोबल पावर बैलेंस को बदलने का दम है। चलिए इस हाई स्टेक्स डिप्लोमैटिक गेम की परतें खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले आइए मिलते हैं इस हाई स्टेक्स ड्रामे के मेन प्लेयर्स से और समझते हैं कि बातचीत का ये तरीका इतना अलग क्यों है। जरा सोचिए, ईरान और अमेरिका दोनों के टॉप डिप्लोमैट्स एक ही शहर में मौजूद हैं, लेकिन एक दूसरे से सीधे बात तक नहीं कर रहे। ईरान के विदेश मंत्री अपने पाकिस्तानी साथियों से सीधी बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ जेरेड कुशनर और अमेरिकी दूत विटकॉफ पास से ही सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बातचीत डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट हो रही है और इसमें पाकिस्तान एक बहुत ज़रूरी बिचौलिए का काम कर रहा है। अमेरिकी दूत तो समझिए एक तरह से बस दर्शक बने हुए हैं, जो ये सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरानी अपने पाकिस्तानी समकक्षों से आखिर कह क्या रहे हैं। तो सवाल उठता है कि हम इस डिप्लोमैटिक डेडलॉक में फंसे कैसे। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि पिछली बातचीत क्यों फेल हुई थी। देखिए, पिछली बातचीत इसलिए टूट गई क्योंकि अमेरिका ने टेबल पर कुछ बहुत ही सख्त मांगें रख दी थीं। पहली, ईरान को अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना होगा, और दूसरी, उसे हिजबुल्लाह, हमास और हूतियों जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करना भी बंद करना होगा। ईरान ने इन शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया और बस वहीं से ये गतिरोध शुरू हो गया जो आज तक बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार कुछ अलग हो सकता है? टेबल पर कुछ नए चेहरे हैं, एक नई स्ट्रैटेजी भी है। तो क्या हम किसी ब्रेक थ्रू के करीब हैं, या फिर ये उसी पुराने डिप्लोमैटिक डांस का एक और राउंड है? ईरान के अंदर पावर स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव आया है। देखिए, कालीबाफ, जिन्हें एक मॉडरेट या नरमपंथी नेता माना जाता था और जो न्यूक्लियर डील के लिए तैयार थे, उन्हें हटा दिया गया है और उनकी जगह आए हैं सैयद जलीली, जो एक कट्टरपंथी माने जाते हैं और ईरान के पावरफुल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के पसंदीदा हैं। ये बदलाव साफ इशारा करता है कि तेहरान अब बातचीत में और भी ज्यादा सख्त रुख अपनाने वाला है। लेकिन इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए एक नया आइडिया भी सामने आया है, जो शायद गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक नया प्रपोजल है जिसके मुताबिक ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम, जो कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है, अमेरिका को सौंपने के बजाय उसे रूस, चीन या भारत जैसे भरोसेमंद न्यूट्रल देशों में स्टोर कर सकता है। और देखिए, यह सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। ईरान एक फुल फ्लेज्ड डिप्लोमैटिक टूर पर है, जिसमें वो इस्लामाबाद, मस्कट और मॉस्को में अपने लिए सपोर्ट जुटा रहा है। वो रूस जैसी बड़ी ताकतों को बातचीत में शामिल करके अपनी पोजीशन को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो अब सवाल आता है अमेरिका का। वो इस मुश्किल डिप्लोमैटिक चेस गेम का जवाब कैसे दे रहा है? वो एक डबल गेम खेल रहा है। एक ही साथ गाजर और छड़ी दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ तो अमेरिका पाकिस्तान में अपने दूतों को भेजकर बातचीत के दरवाजे खुले रख रहा है। ये एक सिग्नल है कि वो बात करने को तैयार है। लेकिन ठीक उसी वक्त वो ईरान पर जबरदस्त आर्थिक और मिलिट्री प्रेशर भी बना रहा है। ये एक क्लासिक गुड कॉप बैड कॉप वाली स्ट्रैटेजी है, ताकि ईरान को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर किया जा सके। और ये सिर्फ खोखली धमकियां नहीं हैं। अमेरिका ने हाल ही में ईरान से जुड़े $444 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी को जब्त किया है। ये फाइनेंशियल प्रेशर का एक बहुत बड़ा सबूत है। अमेरिका हर तरफ से दबाव बना रहा है। वो ईरान के क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर शिकंजा कस रहा है, तेल की तस्करी में इस्तेमाल होने वाले शैडो फ्लीट जहाज़ों पर बैन लगा रहा है और यहाँ तक कि जॉर्डन के पास अपनी मिलिट्री मौजूदगी भी बढ़ा रहा है। ये सब ताकत का एक खुला प्रदर्शन है। लेकिन इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक ही नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ रहा है, और वो भी ऐसे तरीकों से जिनके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब समझिए ये हो कैसे रहा है। होर्मुज जलडमरू मध्य में जो संकट चल रहा है, उसकी वजह से जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों को तेल के लिए अमेरिका के ईस्ट कोस्ट की तरफ देखना पड़ रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि तेल के टैंकरों को अब पनामा नहर से होकर गुजरना पड़ रहा है और वहां जबरदस्त ट्रैफिक जैम लग गया है। मतलब एक बड़ा शिपिंग बॉटलनेक बन गया है। तो नतीजा ये है कि इस नए रूट की वजह से शिपिंग की लागत बढ़ गई है और सामान पहुंचने में भी काफी देरी हो रही है। मतलब जियोपॉलिटिकल चेस का सीधा असर इकोनॉमी पे पड़ता है। और ये सब हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, घड़ी की सुइयां किस तरफ बढ़ रही हैं?
डिप्लोमेसी की तरफ या फिर जंग की तरफ। और इसमें एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब भी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट के पास किसी भी मिलिट्री एक्शन को जारी रखने के लिए सीनेट से मंजूरी लेने के लिए सिर्फ 1 मई तक का वक्त है। ये डेडलाइन दोनों साइड्स पर जबरदस्त प्रेशर बना रही है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए कोई हल निकाला जाए। तो समय तेजी से निकल रहा है। क्या डिप्लोमेसी कोई रास्ता निकाल पाएगी या फिर एक बड़ा संघर्ष होके ही रहेगा? क्या हम एक डिप्लोमैटिक कामयाबी की दहलीज पर हैं या एक विनाशकारी जंग के मुहाने पर खड़े हैं? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं।